नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 7 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा गया है कि महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंदिता से हिंद महासागर क्षेत्र में आसियान की केंद्र भूमिका खतरे में पड़ सकती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उनमें ये बताया गया है कि अभी उनमें प्रतिद्वंदिता और टैरिफ युद्ध और अलग अलग गुटों में विभाजित होने और ध्रुवीकरण होने से इनमें खतरा बढ़ रहा है। तो जैसे एक म्यांमार में जो है, म्यांमार में भी झूठा शासन लागू है, तो उसके कारण ये सभी देश जो आसियान के देश हैं उनको मतलब कटा हुआ महसूस मतलब छोड़ दे रहे हैं। फिर अभी अगर आप देखिएगा तो थाईलैंड और कंबोडिया में भी अभी लड़ाई चली थी, झड़प चली थी एक्चुअली 2-3 दिन तक। एक टेम्पल को लेकर हम लोग डिस्कस भी किए थे 5-6 दिन पहले। तो फिर इन सभी कारणों से ये होना विभाजित हो रहे हैं वो एक दूसरे से। तो यही बोल रहे हैं कि आसियान की केंद्र भूमिका है क्या। तो आसियान को विकसित होती हिंद महासागर क्षेत्र संरचना का नेतृत्व करना चाहिए, यही बात है आसियान की केंद्र भूमिका, आसियान सेंट्रलिटी। तो इसका देखिए सिद्धांत जो है सोवियत संघ जो है उनके विघटन के बाद आया था। अभी इसके खतरे क्या क्या हैं इनके समक्ष। तो सबसे पहला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन का जो है ना एक शीत युद्ध जैसा चल रहा है। तो अगर आप देखिएगा जो अभी झड़प हुई थी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच, तो कंबोडिया को चीन समर्थित कर रहा था जबकि थाईलैंड को यूएसए समर्थित कर रहा था। तो यहीं पर एक प्रकार के शीत युद्ध भी चल रहा है। ये फिर देखिए कमज़ोर होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, तो ये भी है। जैसे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम जैसे जो सहयोग आधारित मतलब आसियान केंद्रीय मंच है वो अभी कमज़ोर हो चुके हैं। फिर देखिए अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव भी है जिसमें एक दूसरे से तनाव उत्पन्न कर रहे हैं ये एक दूसरे मतलब देशों से। फिर इसके बाद देखिए इसको मजबूत करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं बताए हैं। तो सबसे पहला आंतरिक रूप से इन सभी को सशक्त करना चाहिए। फिर है कि समान सोच वाले साझेदार देशों संगठनों का सहयोग करना चाहिए। भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए और मतलब मौजूदा जो समझौता है उनको भी मतलब एक बार समीक्षा के घेरे में लाया जा सकता है, जिसके कारण और अच्छे से जो है ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बढ़ सकती है, पारदर्शिता, और जिसके कारण से और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं इनके रिश्ते। अब देखिए जो नेक्स्ट है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित दो महत्वपूर्ण समुद्री मतलब विधेयक पारित किए गए हैं। तो पहला है मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025 और एक है कैरेज ऑफ गुड्स बाय शी विधेयक 2025। तो देखिए मर्चेंट शिपिंग विधेयक का उद्देश्य जो है भारत के समुद्री कानूनों को मार्पोल और रैक रिमूवल कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप बनाना है। फिर जो अभी कैरेज ऑफ गुड्स बाय शी विधेयक है उनका मतलब उनका उद्देश्य जो है वो व्यापार करने में सुगमता को लाना है। इनके अगर प्रमुख प्रावधानों को देखें तो मुझे यही लग रहा है कि मर्चेंट शिपिंग विधेयक ही थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मर्चेंट शिपिंग विधेयक क्या था? मार्पोल और रेक रिमूवल कन्वेंशन। तो याद रखिएगा ये सभी जो मार्पोल कन्वेंशन है और रेक रिमूवल कन्वेंशन है ये सभी मर्चेंट शिपिंग विधेयक से संबंधित है ना। तो देखिए ये सभी जहाज़ों का अनिवार्य पंजीकरण करवाने पर जोर देता है और जहाज़ों की परिभाषा का विस्तार भी करते हैं। जैसे इसमें अब सभी प्रकार के जो क्राफ्ट हैं, जो सभी प्रकार के जो जहाज़ हैं उनकी वो इनके दायरे में आएंगे। फिर समुद्र में प्रदूषण जो है उनकी रोकथाम के लिए भी एक कदम उठाया है कि प्रदूषण प्रमाण पत्र अब सभी जहाज़ों को लेना पड़ेगा, उस पर ये मतलब कानून किए हैं इसमें। अब देखिए जापान के हिरोशिमा पर अमेरिकी जो परमाणु हमले थे उनके 80 साल पूरे हो गए हैं। तो 6 और 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने लिटिल बॉय और फैटमैन नामक परमाणु बम जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए थे। हिरोशिमा परमाणु हमले के बाद भू राजनीति पर क्या क्या प्रभाव पड़ा? तो सबसे पहला है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो अंत हो गया जापान के आत्मसमर्पण के बाद। फिर परमाणु हथियार रखने की होड़ की शुरुआत हो गई। जैसे 1949 में ही देखिए सोवियत संघ ने अपना परमाणु हथियार का सफल परीक्षण किया। फिर परस्पर सुनिश्चितता विनाश, म्यूचुअली एश्योर्ड डिटरेंस, इनका सिद्धांत आया। मतलब अगर आप मुझे ख़त्म कीजिएगा तो मैं भी आपको उड़ा दूंगा पूरी दुनिया को, है ना। इस प्रकार से जवाबी मतलब परमाणु हमले से और दोनों देश का विनाश हो जाएगा। तो परस्पर सुनिश्चित और विनाश। फिर देखिए असैन्य परमाणु सहयोग। जैसे 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई, जिसके कारण जो परमाणु ऊर्जा की असैन्य मतलब जिसमें सैनिक कार्रवाई से इतर जो बिजली बनाने में उपयोग होती है उनके उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की स्थापना हुई 1957 में। फिर निशस्त्रीकरण के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। तो वही बोल रहे हैं कि उसके बाद की संधियां और पहले क्या क्या है हिरोशिमा के बाद। तो सबसे पहला है कि आंशिक प्रतिबंध परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये 1963 में लाई गई थी, जो कि वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष और जल के भीतर जो है परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है। याद रखिएगा वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल। तो आंशिक प्रतिबंध
परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963। फिर है परमाणु हथियार अप्रसार संधि, ये 1970 में लाई गई थी, 7 साल बाद। तो याद रखिएगा परमाणु हथियार अप्रसार संधि। तो ये जो इसका उद्देश्य जो था, ये परमाणु हथियारों और परमाणु तकनीकों के प्रसार को रोकना था। फिर वही बात है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये 1996 में लाई गई थी। इसका ये संधि जो था सैन्य और असैन्य परमाणु उद्देश्यों से किसी भी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती थी। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने मेगा फ्लैश लाइटनिंग के रिकॉर्ड को प्रमाणित किया है। तो देखिए मेगा फ्लैश लाइटनिंग जो था 2017 में आया था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 829 किलोमीटर तक मतलब फैला था वो, मतलब बिजली वहाँ पर ये हुई थी, कड़कती हुई यहाँ तक गई थी। तो देखिए यही बोल रहे हैं कि आकाशीय बिजली होती क्या है, तो वायुमंडल में बहुत तीव्र और व्यापक विद्युत आवेश का निमुक्त होना है। मतलब निमुक्त मतलब छोड़ देना, मतलब टाइप से। जैसे यहाँ पर ये जो है आकाशीय बिजली, ये क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से छोड़ दे रहे हैं ना बहुत ज़्यादा जो व्यापक विद्युत आवेश है उनको छोड़ दे रहे हैं बहुत तीव्र तरीके से। तो ये देखिए आवेश जो है विद्युत वायु के ताप विरोधी गुण को खंडित कर देता है। मतलब जैसे ये देखिए वायु जो होता है ये तापमान का सुचालक तो नहीं होता, लेकिन जो आकाशीय बिजली है वो क्या कर रही है, यहाँ से नीचे आ रही है, तो मतलब ये प्रकार से ये संचालित कर रही है वायु। तो वायु को वही बोल रहे हैं कि ताप विरोधी गुण को खंडित कर देते हैं। फिर आसपास की हवा को तेज़ी से गर्म कर हो जाती है, क्योंकि जिससे वो फैलती और तीव्र ध्वनि पैदा करती है। मतलब जब बिजली प्रवेश करती है वायु में तो उसकी जो हवा है वो गर्म हो जाएगी, और गर्म होगी तो फैलेगी हवा, हमें पता है। और जैसे वो फैलेगी तो वो तीव्र ध्वनि उत्पन्न करती है। अच्छा फैलेगी कैसे, जैसे आप ही बताइए। लो प्रेशर जो है, लो प्रेशर एरिया सुने होंगे, लो प्रेशर जो जोन है वहाँ पर जैसे होगा तो ये वायु ऊपर जाती है, और ऊपर जाती है तो फैलती है ये हवा। तो वही बोल रहे हैं कि हवा अगर गर्म हो जाएगी, यहाँ लो प्रेशर कब होता है, जब गर्म हो जाती है, तो वही बातें फैलती है। इसके बाद है तापमान में वृद्धि, यहाँ पर तापमान में भी वृद्धि होती है। फिर प्रदूषण होता है शहरीकरण के कारण, ये सभी जो है ना कारण है उनके। इनके बाद है कि आईएमडी और यहाँ पर एक है आईएमडी मतलब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, और इसके बाद है क्लाइमेट रेजिलिएंट और ऑब्जर्वेशन सिस्टम प्रमोशन काउंसिल। उनके अनुसार जो है 2019 से 2024 के बीच इन घटनाओं में 57% की वृद्धि देखी गई। तो याद रखिएगा, ये कहीं पे पुट कर सकते हैं आप, है ना, या फिर सिर्फ लिख दीजिएगा कि आईएमडी के अनुसार, है ना, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार ही। तो बस इसके बाद हमारे भारत देश में क्या क्या कदम उठाए गए हैं इसको लेकर, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये तो है ही। इसके बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ये 3 मोड्स में आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी करता है। फिर डॉपलर वेदर रडार भी अभी इंस्टॉल किए गए हैं आकाशीय बिजली को मतलब देखने के लिए, अगर वो आ रहे हैं तो इसके लेकर सतर्कता पैदा करने के लिए, है ना। नेक्स्ट जो है कि जोखिम साझा करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आरबीआई को को लैंडिंग नियमों में बदलाव को सख्त किया गया। मतलब तो फिर देखिए बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच को लैंडिंग व्यवस्था मतलब चलती है। तो को लैंडिंग है क्या, वही बोल रहे हैं कि विनियमी संस्थाएं आपस में साझेदारी कर उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करती है। मतलब मान लीजिए कि कोई एक बैंक ए है, कोई एनबीएफसी बी है, जैसे एक था मधुसूदन गोल्ड फाइनेंस, वो था एनबीएफसी, एक हो गया एसबीआई। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों मिल के किसी दूसरे को लोन देंगे, तो वही होता है को लैंडिंग। नाम से पता चल रहा है लैंडिंग कर रहे हैं मतलब ऋण दे रहे हैं, और को मतलब साथ में मिल के। तो यूपीएससी में ये प्रश्न भी आया था प्रीलिम्स में। फिर देखिए संशोधित दिशा निर्देश क्या क्या हैं, तो उन्होंने बोला कि प्रत्येक विनियमीय संस्थाओं को ऋण का न्यूनतम 10% हिस्सा अपने पास रखना होगा। फिर एक समान परिसंपत्ति का वर्गीकरण प्रणाली, मतलब अगर कोई एक जो बैंक है, मान लीजिए एसबीआई, अगर उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया उस संपत्ति को, तो मतलब मधुसूदन गोल्ड फाइनेंस जो लिमिटेड है एनबीएफसी, उनको भी मतलब एनपीए उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वही बोल रहे हैं। इसके बाद इसमें कुछ खास था नहीं। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो सूडान की शरणार्थी शिविर, इसमें जमजम शिविर और अबू शौक शिविर या नोवाशा शिविर, याद रखिएगा, है ना। सूडान में है कहाँ, जमजम शिविर और अबू शौक या फिर नेवाशा शिविर, तो शरणार्थी शिविर हैं सूडान में। इसके बाद देखिए एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान, तो ये कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि के बाद पूर्व निर्धारित मूल्य पर कंपनी के शेयर खरीदने का ये विकल्प देती है। ये तय अवधि तक कंपनी में कार्यरत रहना होता है इसके लिए, है ना, ऐसे नहीं सबको मिल जाएगा। इसके बाद है कि मौद्रिक नीति समिति क्या है, उन्होंने
अगस्त 2025 की बैठक में रेपो दर को 5.5 पर यथावत रखा है, अभी बढ़ाया नहीं है, मतलब ना ही घटाया है। तो मौद्रिक नीति समिति है क्या है, तो रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB जो कि 2016 में संशोधित भी की गई थी, उसके तहत मौद्रिक नीति समिति लाई गई थी। इनके जो है 6 सदस्य हैं, 3 सदस्य RBI से और 3 सदस्य जो है वो केंद्र सरकार मतलब उनको मनोनीत करते हैं। कोरम क्या होगा, मतलब मिनिमम सदस्य क्या होना चाहिए बैठक के लिए, 4 होनी चाहिए। इसके बाद बैठक जो है 1 वर्ष में कम से कम 4 होनी चाहिए। तो 1 वर्ष नहीं है, 1 वित्तीय वर्ष में 4 होनी चाहिए। तो पता है ना आपको वर्ष और वित्तीय वर्ष में क्या डिफरेंस है। वर्ष तो होती है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, लेकिन वित्तीय वर्ष जो होती है वो अप्रैल से लेकर मार्च तक होती है। तो यह अप्रैल से लेकर मार्च तक 4 बार बैठकें होनी चाहिए। अब देखिए गृह रेटिंग, ये कर्तव्य भवन को जो गृह फॉर ग्रीन रेटिंग मानकों से मतलब डिजाइन को लेकर ये मानक दिया गया है। तो गृह रेटिंग जो है वो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट इनको कहा जाता है। ये टेरी यानी ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा विकसित किया गया है और 2007 में इसे राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली के रूप में अपनाया गया। ठीक है, तो इसको कौन देता है, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा विकसित। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एनवायरमेंटल DNA। यह अनुवांशिक सामग्री होती है जिसे जीव अपने पर्यावरण जैसे जल, मृदा, वायु इत्यादि में उत्सर्जित करती है। इन सामग्रियों में कोशिका, उत्तक, तरल पदार्थ और मल आदि से प्राप्त DNA शामिल होते हैं। तो इससे होता है क्या है कि ये जो है ना, ये जैव विविधता पर नज़र रखने का एक नॉन इन्वेसिव और जैव संवेदनशील पद्धति है और ये तेज़ी से भी काम करता है और कम लागत में भी ये परिणाम देने में सक्षम है। नेक्स्ट जो है वो भारत जन AI। तो भारत जन AI पहल जो है 2026 तक सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं को कवर कर लेगी, ऐसा कहा गया केंद्र सरकार के अनुसार। तो देखिए भारत जन AI है क्या, यह भारत का अपनी तरह का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो याद रखिएगा ये स्वदेशी रूप से विकसित है, भारत द्वारा इसको पोषित किया जा रहा है और ये मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद है ओपन वेट रीजनिंग मॉडल। तो यह है केवल पहले से प्रशिक्षित वेट्स या पैरामीटर्स को ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है। इसके अनुसार इसमें ओपन सोर्स मॉडल के विपरीत इसमें ट्रेनिंग कोड, मूल डेटा सेट, मॉडल आर्किटेक्चर की पूरी जानकारी और ट्रेनिंग जो मेथोडोलॉजी है उनको उपलब्ध नहीं कराई जाती है। तो यही रखिएगा ओपन वेट रीजनिंग मॉडल। इसके बाद है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। ये 85% से अधिक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया जो है वो Tier 2 और Tier 3 शहरों में स्थापित किए गए हैं। तो ये देखिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की स्थापना 1991 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई थी। इसका विजन जो है राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पादन नीति 2019 के अनुरूप है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट जो खबर है वो फ्रांस है, इनकी राजधानी पेरिस है। पश्चिम में बिस्के की खाड़ी, यहाँ देखिए ये पश्चिम है, पश्चिम में यहाँ बिस्के की खाड़ी और यहाँ पर है एक इंग्लिश चैनल। तो यहाँ देखिए उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल। इसके बाद डोवर जल डमरू से इंग्लैंड से इसको अलग करती है। ये जोवर जल स्ट्रेट है, ये इंग्लैंड से इसको अलग करती है। फिर नेक्स्ट जो है वो है इसकी नदियाँ हैं लॉयर जो कि फ्रांस में उद्गम अटलांटिक महासागर में गिरती है। फिर सीन फ्रांस में उद्गम और इंग्लिश चैनल में गिरती है। पर्वत में आल्प्स, जूरा पर्वत और पिरेनीज जो है वो स्पेन के साथ सीमा बनाती है, यहाँ पर है पिरेनीज। अब चलिए इतना ही था, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट आज ही डाल देंगे एक वीडियो जो कि इससे अगला वाला का करंट अफेयर्स है। तब तक चलिए रखता हूँ मैं।